हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ये हिंदी व्याकरण सभी ऑल टाइट एग्ज़ाम में आता है, जिसमें से हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा चुना है संज्ञा। तो संज्ञा भी ऐसा टॉपिक है जो सभी टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। संज्ञा से कुछ प्रश्न, तो ये चाहे रीट हो, सी टेट हो, यूपी टेट या कोई भी टेट हो, उसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। और ये हमने टॉपिक लिया है संज्ञा, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, हर बार एग्जाम में आप पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम संज्ञा का टॉपिक पढ़ेंगे और उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हम संज्ञा इस प्रकार पढ़ाएंगे संज्ञा का टॉपिक कि आप लोग अच्छे से बिल्कुल क्लियरली एक एक चीज़ सीख जाएंगे और संज्ञा का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करेंगे हम हमारी वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा संज्ञा का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए हैं ये वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे हम संज्ञा का टॉपिक। तो इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, एक सेकेंड। संज्ञा की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें दिया है कि किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या किसी भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा, फर्स्ट सेकंड क्लास से ही संज्ञा के बारे में पढ़ाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा। अब जैसे कि किसी पर्सन, कोई भी व्यक्ति है, उसका नाम ले लो, आप राम ही ले लो। ठीक है, ये हो गया राम। ठीक है, किसी व्यक्ति, अब कोई भी वस्तु ले लो, वस्तु, मेज, नॉर्मली हमें यही एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल रहते हैं। अब भाव, कोई भी भाव है, अच्छा बुरा, हंसना रोना, ये क्या होती हैं, सब हमारे भाव होती हैं प्रकट करने के। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, भाव। तो इन शब्दों को जो प्रकट करते हैं, जिन शब्दों के द्वारा हम इन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा संज्ञा कहलाता है। तो ठीक है, हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के साथ साथ हमें उसके वर्डों को कैच करना है कि वर्ड क्या कह रहे हैं। यानी किसी वस्तु, वस्तु हो गई, किसी व्यक्ति, व्यक्ति हो गया, किसी भाव, यह किसी स्थान का नाम है, स्थान कोई भी ले लीजिए आप, दिल्ली या कोई भी शहर का नाम ले सकते हैं, आगरा वगैरह। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो ये होगी हमारी संज्ञा की डेफिनेशन। आई होप कि संज्ञा की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनना शुरू होते हैं, यहाँ से कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा को किस प्रकार डिफाइन किया गया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक मिनट, थोड़ा सा देखिए। अब आप लोगों की स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, एक ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, संज्ञा के भेद। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि संज्ञा के भेद किस प्रकार संज्ञा को बांटा गया है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के, और किस तरह से इनको प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो वो मैं आप लोगों को एक ग्राफ की मदद से समझा दे रही हूँ। तो देखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, स्पेशली नॉर्मली 3 ही भेद होते हैं। इंग्लिश में हम कई बार पढ़ते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं या नाउन के 5 प्रकार होते हैं। तो ठीक है, वो होते हैं, लेकिन हम हिंदी में बात करें तो संज्ञा के सिर्फ 3 ही भेद माने जाते हैं, 3 ही भेद। ठीक है, तो वो आप लोगों को याद रखने, सबसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सेकंड हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, एंड थर्ड हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के 3 ही भेद माने गए हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब नॉर्मली जो 2 भाग और होते हैं संज्ञा के, वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक रूप होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है ना कि 5 प्रकार की होती है संज्ञा, तो जो 2 और ऐड होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। जैसे कि हम इनको 3 मान लें तो चौथा हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। लेकिन ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हो जाएंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 5। अब हम इन 5 के बारे में डिफाइन करके अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। और अब मैं भाववाचक संज्ञा के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक से ही पढ़ेंगे, लेकिन भाववाचक के भी भेद दिए हुए हैं इसमें। तो ये नॉर्मली रूप से एक भाववाचक को भी 2 भागों में डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पर। भाववाचक के हो जाएंगे एक मूल और एक यौगिक। तो मूल और यौगिक में क्या अंतर होता है, आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। मूल यानी जो भी मूल शब्द होता है वो हमारा मूल भाववाचक संज्ञा होती है, और उसको यौगिक बना के किसी विशेषण या
कोई भी भाववाचक संज्ञा के द्वारा उसको जोड़ के उसमें कुछ ऐड करके बनाया जाता है। यौगिक, यौगिक का अर्थ ही होता है कि कुछ जोड़ना, तो कुछ शब्द या कुछ प्रत्यय या उपसर्ग कुछ जोड़ के वो बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? यौगिक। तो मूल शब्द से जो यौगिक बनाया जाता है वो क्या कहलाती है? हमारी यौगिक भाववाचक संज्ञा। और जो मूल शब्द होता है वो कहलाता है हमारा मूल भाववाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उसमें लिखा हुआ है एक शब्द, जैसे कि ठंड लिखा है, ठंड शब्द क्या हो जाता है? हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, बिल्कुल सभी को पता है। तो ये एक मूल शब्द है। ठंड शब्द किसी और दूसरे शब्द से नहीं बना है, केवल ठंड एक खुद मूल शब्द है, तो इसमें क्या मूल भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और ठंड से बना हुआ है ठंडा। अब जैसे ठंडा पानी या ठंडा बना लिया गया है हमने, लेकिन मूल शब्द तो ठंडी है, ठंड से बना हुआ है ठंडा, तो ठंडा ये क्या हो जाएगा? हमारा यौगिक भाववाचक। और ठंड क्या रहेगा? हमारा मूल भाववाचक। एक और एग्जांपल है, जैसे कि साहस, एक शब्द है साहस। साहस हम बोलते हैं किसी बहादुर व्यक्ति को, या बहुत ज़्यादा जो डरता नहीं है किसी से, उसको बोलते हैं साहस। तो साहस हो जाएगा हमारा मूल शब्द है, तो मूल भाववाचक संज्ञा हो जाएगा साहस शब्द। और साहस से बना हुआ शब्द है हमारा साहसी, साहसी, तो ये हो जाएगा हमारा यौगिक। इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो साहस से साहसी बन गया, तो ये हो जाएगा हमारा यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा की बात रही। तो चलिए हम शुरू से डिफाइन करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। देखिए, चलिए हम शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। इसमें दिए कि किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसका बोध कराने वाले शब्द? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, उसके नाम का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, उस संज्ञा की डेफिनेशन में था कि उसमें दिया था स्थान, व्यक्ति, वस्तु या भाव के, भाव जिन शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या दिया है कि किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम का बोध कराने। इसमें स्पेशली महत्व किसका है? नाम का। तो आप लोग बस एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर किसी का भी पर्टिकुलर नाम है, किसी का भी पर्टिकुलर नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इनमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि नाम भी कई तरह के होते हैं, या कई नाम होते हैं, एक ही तरह के कई नाम होते हैं, तो उनमें क्या करें? तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति का अगर पर्टिकुलर कोई भी नाम है, तो वो दुनिया में स्पेशल एक ही व्यक्ति है जिसके लिए वो नाम रखा गया है। यानी आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो दुनिया में जो चीज़ एक है, एक ही है, वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब जैसे कि आप लोग तो ऐसे कहें कि जैसे इसमें नाम दिया है, सबसे पहले एग्जांपल में किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम, मोहन, श्याम। अब वैसे कहने को तो राम, मोहन, श्याम कई नाम मिल जाएंगे, कई लोगों के नाम मिल जाएंगे। अब मैंने अभी कहा था कि एक ही होना चाहिए व्यक्ति, जो हमेशा एक ही है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन राम, मोहन, श्याम ये तो कई हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों के नाम हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पर्टिकुलर राम अगर किसी का नाम है, तो वो स्पेशली व्यक्ति एक ही तो होगा जिसका नाम राम है। और राम नाम के अलग होंगे, बहुत सारे व्यक्ति राम नाम के होंगे, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति होंगे, ना कि वही व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति स्पेशली अपने आप में एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है। तो पर्टिकुलर कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है जो अकेला है, वो राम नाम से अकेला है। वैसे तो कई हैं राम नाम के, और या फिर मोहन नाम के, श्याम नाम के कई व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन जो जिस व्यक्ति का नाम जिसके घर वालों ने रखा गया है, तो उसके लिए तो वो व्यक्ति वही है जिसके लिए उसका नाम रखा गया है पर्टिकुलर। तो आप लोग बस इस चीज़ से ध्यान रख सकते हैं कि जो एक ही है, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, तो आपकी फैमिली में या आपका ब्रदर या सिस्टर कोई भी है, उसका नाम है, तो वो उस नाम के और भी व्यक्ति होंगे, लेकिन पर्टिकुलर आपकी नज़र में तो वो व्यक्ति वही है जो आपके घर वालों ने जिसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात से समझ में आ जाएगा। अब जैसे बात करते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे किसी झील का नाम, तो ये झील वगैरह ये भी स्थान में आती हैं, तो ये नाम हो जाएगा। झील का नाम ले लेते हैं हम, डल, चिल्का, सांबर, या कोई भी झील का नाम ले लीजिए, या कोई भी स्थान का नाम ले लीजिए, आप किसी ज़िले का नाम ले लीजिए, किसी भी चीज़ का नाम दिया है पर्टिकुलर, जैसे कि किसी नदी का नाम हो गया, किसी देश का नाम हो गया, किसी पर्वत का नाम हो गया, हिमालय, नीलगिरी या कुछ भी, तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन सब चीज़ों में जैसे कि स्थान का नाम दिया है, जिले का नाम, नदी का नाम, देश का नाम, पर्वत का नाम, ये सब क्या है? उनके नाम के आधार पर उन्हें डिफाइन कर रहे हैं, ना कि इन सब चीज़ों के आधार पर। किस पर डिफाइन कर रहे हैं? इनके नाम के आधार पर। तो इनके नाम अगर दिए हुए हैं तो ये किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट बस यही है। ठीक है, अभी आपको इतना क्लियरिटी मुझे लगता है नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इसके बाद जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब चलिए हम बात करते हैं
व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। इससे पहले एक नोट लगा हुआ है, हम वो नोट देखेंगे कि नोट क्या कह रहा है। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा इसीलिए नोट लगा के बताया गया है। किसी कंपनी संस्था का नाम व्यक्तिवाचक होता है। किसी कंपनी या कोई भी संस्था है उसका नाम क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा हमेशा। लेकिन जबकि उससे बनने वाले उत्पाद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी है या कोई भी संस्था है तो उसका नाम पर्टिकुलर बताइए नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक में। तो कंपनी या संस्था का नाम किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। लेकिन उससे जो बनने वाले उत्पाद होंगे यानी जो भी प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती होगी वो प्रोडक्ट सारे किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे क्या, जो कंपनी या संस्था से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होंगे या उत्पाद होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चलिए जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के पढ़ने से। तो सेकंड रहेगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन रहेगी हमारी, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध ना कराकर समूह या जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध ना कराकर, यानी किसी नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं। ये किसका बोध करा रहे हैं, किसी समूह या जाति का, यानी किसी समूह या जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है लड़का, कुत्ता, गाय, बैल, पशु, पक्षी, जानवर, पेड़, व्यक्ति, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब मैं आपको और डिफाइन में समझा दे रही हूँ। जैसे कि लड़का शब्द लिखा हुआ है, लड़का हमारा क्या होगा, जातिवाचक। अगर आप लड़की का पर्टिकुलर नाम दे दें कि लड़के का नाम क्या है, राम है, मोहन है, श्याम है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, तो वो हो जाएगा। अगर उसका पर्टिकुलर लड़के का नाम दिया हुआ है तो वो तो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। अगर लड़के का नाम नहीं दिया है, लड़का शब्द अकेला लिखा है या लड़की लिखा है, तो वो हमारा आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब कुत्ता लिखा है तो कुत्ता शब्द आएगा जातिवाचक में। अगर कुत्ते का पर्टिकुलर नाम है कि कुत्ते का नाम ये है वो है, आजकल कुत्तों के कई नाम होते हैं, रॉबी, डॉबी, जो भी है, तो वो हमारा जाएगा व्यक्तिवाचक में अगर उसका नाम दिया है। तो अगर नाम नहीं दिया है, उसकी जाति दे रखा है कि जाति से कुत्ता है, तो वो आ जाएगा जातिवाचक में। अब ऐसे ही गाय है, गाय का पर्टिकुलर नाम है, गाय की भी कई नस्लें होती हैं, जैसे कि थारपारकर या और भी बहुत सारी गाय की नस्लें होती हैं। तो अगर उनके मेन पर्टिकुलर उसका नाम दिया हुआ है कि ये वो गाय है, तो चलो वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक। अगर नाम नहीं दिया है, अकेला गाय लिखा है, तो ये उसकी जाति का बोध करा रही है कि ये गाय है। ठीक है, और आप एक चीज़ से और याद रख सकते हैं कि जो दुनिया में एक से ज़्यादा हैं, एक से जो भी चीज़ ज़्यादा है वो जाएंगी हमारी जातिवाचक संज्ञा में, और जो दुनिया में एक ही है वो हमारी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जैसे बैल है, इसको भी वैसे हो जाएगा। पशु है, पक्षी है, जानवर है, तो अगर जानवर लिखा है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। और जानवर का नाम है पर्टिकुलर कि वो शेर है या उसका भी कोई नाम है, तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। ऐसे ही पेड़ है, पेड़ का नाम दिया हुआ है कि आम का, बबूल का या पीपल का, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर नाम नहीं दिया हुआ है, अकेला पेड़ दिया है, तो ये किसका बोध करा रहा है, जातिवाचक का। ऐसे ही व्यक्ति दिया है तो व्यक्ति आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर उसका नाम दिया है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और अकेला व्यक्ति शब्द दिया है तो हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, अब आप लोगों को जातिवाचक में आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे जातिवाचक के बारे में, इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के भेद। जैसा कि मैंने बताया था कि दो और संज्ञा होती हैं, वो जातिवाचक संज्ञा का ही भेद एक मानी जाती हैं, तो हम जातिवाचक संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा के हमारे दो भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। तो सबसे पहले हम जातिवाचक का पहला भेद पढ़ेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इसमें दी है कि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द जो रूप, आकृति आदि प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी वे जातिवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा है उनसे ये बने हुए होते हैं। तो इसमें बात की गई है कि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द जो रूप, आकृति आदि प्रदान करते हैं, यानी रूप और आकृति आदि प्रदान कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पर लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, गेहूँ, दूध, तेल, कपड़ा, कोयला आदि, ये सब क्या है, आकृति प्रदान कर लेते हैं। जैसी आकृति दी जाए वैसी कर लेंगी, या रूप बदल जाता है जिनका, या कहें हम द्रव्य से कहें हम धातु की तरह कह सकते हैं। लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या है, एक धातु है। तो ये सब हमारी किस में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में।
ठीक है। इनका हम रूप आकार बदल सकते हैं, लकड़ी से हम कुछ भी बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कुर्सी, दरवाज़ा, ये कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे सोने को हम कई रूप में डाल सकते हैं, चांदी को, लोहे को, पत्थर को, गेहूँ से भी आटा बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं, द्रव्य के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा का भेद है एक। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पेज, जातिवाचक संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें दिया हुआ है समूहवाचक संज्ञा वे जातिवाचक संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। यानी वे जातिवाचक संज्ञाओं की बात की जा रही है जो एक समूह का यानी एक ग्रुप का पर्टिकुलर एक ग्रुप बना के उसका डिफाइन कर रहे हैं, उसका बोध करा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, झुंड, खेड़, संतान या मंडल, गुच्छा, सदस्य, छात्रगण। तो देखिए यानी जहाँ पे एक ग्रुप या समूह की बात की जाए तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, जैसे कि सेना शब्द लिया जाए तो सेना अपने आप में एक अकेला शब्द है, लेकिन अगर सेना का नाम लिया जा रहा है तो समझिए कि वहाँ पे बहुत सारी सेना की बात की जा रही है, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो वो क्या एक समूह होगा या ग्रुप होगा। ऐसे ही कक्षा की बात की जाए तो कक्षा कोई अकेला एक नहीं होगा, कक्षा में तो कक्षा में हो जाएंगे कम से कम 30 या 40 स्टूडेंट होते हैं एक क्लास में, तो हो जाएगा हमारा कक्षा। ऐसे परिवार की बात की जाए तो परिवार में भी एक व्यक्ति नहीं होगा, एक व्यक्ति को परिवार नहीं बोला जाएगा। तो परिवार में कई व्यक्ति हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितनी भी हो सकते हैं, तो वो परिवार हो जाएगा। ऐसे भीड़ शब्द का यूज़ किया जा रहा है तो भीड़ अकेले एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा जाएगा, कोई ग्रुप में काफ़ी लोग खड़े हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, भीड़ इकट्ठी हुई है। ठीक है, तो भीड़ की बात की जाए। झुंड हो गया, खेड़ हो गया, खेड़ बोलते हैं बकरियों का झुंड, यानी जहाँ बकरियाँ इकट्ठी होती हैं उसको बोलते हैं खेड़। और संतान शब्द, अब इसमें देखिए संतान शब्द में द्वंद्व समास है इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अभी हम समास की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है संज्ञा, तो हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो संतान शब्द कोई एक व्यक्ति एक बच्चा है उसके लिए नहीं बोलते हैं। किसी का एक बच्चा है तो वो संतान नहीं बोलेगा उसको। जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको क्या संतान बोलते हैं। एक बच्चा होगा तो पर्टिकुलर बच्चा बोलेगा व्यक्ति। तो संतान शब्द क्या ग्रुप का बोध कराता है या समूह का बोध कराता है। तो ये हमारे कहलाएंगे समूहवाचक शब्द। जैसे कि गुच्छा भी हो गया, सदस्य हो गया, छात्रगण हो गया, मंडल हो गया, ये सब हमारे समूह में रहते हैं, तो इसीलिए समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट रहेगी हमारी भाववाचक संज्ञा, और सबसे इंपॉर्टेंट संज्ञा है ये, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नंबर 3 है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, तो ये रहेगा हमारा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं चलिए जल्दी से। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, किसी भाव या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध कराते हैं, ये भाव या दशा का बोध कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब आगे दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा के भेद। भाववाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ा सा देख लिया था ऊपर, जब हम संज्ञा का टॉपिक शुरू कर रहे थे तभी हमने उसमें देख लिया था, एक ग्राफ बनाया था कि भाववाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, एक मूल भाववाचक संज्ञा, एक यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो वही यहाँ पे ये दिया हुआ है, मूल भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, जब भाववाचक संज्ञा शब्द मूल भाव में निहित होती है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाया था कि जब भाववाचक संज्ञा किसमें मूल भाव में निहित होती है तब उसे क्या मूल भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि साहस, ठंड, चंचल, क्रोध, ईर्ष्या, दया, कृपा, ये सब क्या है अपने मूल भाव में। ये शब्द किसी से जोड़ के या इसमें कोई भी प्रत्यय वगैरह जोड़ के नहीं बनाया गया, ये शब्द खुद से ही बने हुए अपने आप में एक शब्द है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये मूल रूप में है तो मूल भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब इसके आगे हम बात करते हैं, तो आगे हो जाएगा हमारा यौगिक भाववाचक। तो यौगिक भाववाचक क्या होता है, वे भाववाचक संज्ञा शब्द जिसकी रचना किसी न किसी व्यक्ति, जातिवाचक या विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, क्रिया आदि के अंत में कोई शब्दांश या प्रत्यय जोड़ने से हुई है। यानी कोई भी शब्द है ऐसा भाववाचक संज्ञा का शब्द जिसमें कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा जुड़ी है या जातिवाचक संज्ञा जुड़ी है, या कोई विशेषण या कोई अव्यय या सर्वनाम या क्रिया, या फिर इनके अंत में क्या कोई विशेषण या कोई शब्दांश या प्रत्यय जोड़ा हुआ है। यानी इन सब चीज़ों में देखिए किन किन की बात की गई है, कोई भी देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, ये कोई भी विशेषण है या कोई भी अव्यय है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। इन शब्दों के अंत में कोई भी प्रत्यय या कोई भी शब्द लगाने से जो नया शब्द बनता है उसको क्या यौगिक मूल भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में।
जैसे कि देखिए दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं। तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बन जाएगी, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है विष्णु, ये किसी का नाम हो गया विष्णु। अब विष्णु से भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे तो विष्णुत्व। कृष्ण हो गया तो कृष्ण से कृष्णत्व, राम हो गया राम से रामत्व। ये भाववाचक संज्ञा बन गई व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। आधा त्वा लगा के बना सकते हैं हम इनको, तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाते हैं। त्वा लग के जो पीछे से शब्द बने हुए होते हैं इनमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है त्वा प्रत्यय, तो ये हो जाते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं, तो जैसे जातिवाचक है पशु, तो पशु से बन जाएगा पशुता, ये पशुत्व। इसमें पशुता में आ प्रत्यय जुड़ा है, पशुत्व में त्व प्रत्यय जुड़ा है। ऐसी आदमी से आदमीयता और व्यक्ति से व्यक्तित्व, तो ये प्रत्यय जोड़ के हमने क्या बना लिया, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक सेकेंड, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अव्यय शब्द है ऊपर नीचे बाहर। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो रूप आकार और इन सब की वजह से बदलते नहीं हैं। लिंग वचन कारक रूप आकार इन सब की दृष्टि से बदलते नहीं हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, तो वो उनको क्या कहा जाता है, अव्यय शब्द। ठीक है, तो इनसे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। ऊपर शब्द से बन गया हमारा ऊपरी, नीचे से बन गया निचला, बाहर से बाहरी, तो ये बन गया हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम बनाएंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। किस प्रकार बनाते हैं सर्वनाम शब्दों से, तो सर्वनाम हो गया निज, निज से हो जाएगा हमारा निजता। ठीक है, यह निजल। ठीक है, सेकंड है हमारा सर्व, सर्व से बन गया सर्वस्व, ये सर्वस्व। मम से हो गया ममता, या ममत्व का भाव, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। और ये हमारा क्या था, सर्वनाम। तो सर्वनाम से भी हम बना सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए विशेषण से बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, अव्यय से बना सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम विशेषण की बात कर लेते हैं कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो देखिए बूढ़ा शब्द विशेषण है, इससे बन गया बुढ़ापा। बच्चा से बचपन, काला से कालिया या कालापन, मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, ये हो गया विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गया, भाव का बोध हो रहा है। अब हम क्रिया की बात करेंगे कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। अब जैसे क्रिया शब्द है खेलना, खेलने से बन गया खेल, पढ़ना से बन गया पढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, रोना से रुलाई, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ये हमारी भाववाचक संज्ञा किससे बनी हुई है, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब आपने ये सब देख लिया, अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रह जाएगा हमारा अन्य तथ्य, यानी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अन्य तथ्य के बारे में बात की जा रही है, तो रूल नंबर 1 दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष का उपनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त न होकर किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, तब वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा होती है। वैसे हमने पढ़ा होगा कि किसी का भी नाम अगर दे रखा है पर्टिकुलर, तो वहाँ क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इस नोट में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम अपने लिए न प्रयुक्त होकर किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त हो रहा है, यानी किसी का नाम है, कोई फेमस नाम है, तो वो खुद के लिए उसके लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा, किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस व्यक्ति के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है कि आज देश में अनेक पटेल पैदा हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की गई है, तो अब वो स्वयं के लिए तो बात की नहीं गई है। आज देश में अनेक पटेल पैदा हो गए हैं, यानी कोई अन्य व्यक्ति हैं जो उनकी तरह हो गए हैं, तो उनकी तरह उनकी तुलना उनसे की जा रही है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी तुलना आजकल जो व्यक्ति जो समाज में या देश में बात की जा रही है कि आज देश में अनेक पटेल यानी उनके जैसे अनेक व्यक्ति पैदा हो गए हैं, तो हम उनकी तुलना जो आज व्यक्ति हैं इनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से की जा रही है। तो यहाँ पर पटेल शब्द में अगर पूछा जाए कि कौन सा संज्ञा होगी, तो आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा न लगा के क्या लगाएंगे इसमें, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कि जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया था कि किसी फेमस व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम खुद के लिए प्रयुक्त ना होकर किसी और के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए वो खुद तो है नहीं है, हो गए हैं, वो तो कब के वो हो गए हैं। अब हम बात की जा रही है कि जो आज की जनरेशन है या आज देश में जो लोग हैं वो उनकी तरह हो गए हैं, तो उनकी बात की जा रही है, तो ये किसी और के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा
जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझा दे रहे हैं आपको। धौलपुर में जयचंदों की कमी नहीं है। अब देखिए जयचंद की बात की जा रही है, तो जयचंद जो पहले एक राजा थे उनकी बात की जा रही है, तो उनकी तुलना जो आजकल के जो लोग हैं उनसे की जा रही है, ना कि उनके लिए। तो वो तो अब नहीं रहे हैं, तो उनके लिए उनकी तुलना नहीं की जा रही, यानी वो एक बहुत ही बेकार कहें या उनको कहें कि वो एक मतलब दुश्मनों से मिलकर अपने ही राज्य का नष्ट करवाने वाले कुछ थे, उनका कुछ ऐसा स्टोरी था। तो उसी तरह आजकल यानी एक तरीके से कहें कि चुगलखोर कह सकते हैं हम उनको। तो आजकल उनकी कमी नहीं है समाज में, या कोई भी शहर का नाम लें उसमें। तो ये इनकी तुलना किसी और के लिए किया जा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर यहाँ पे उनका ही पर्टिकुलर कोई नाम होता कि जयचंद ने ऐसा किया था, जयचंद राजा ने ऐसा किया था, या जयचंद किसी के भी बारे में उनका ही कहा जाता, तो वहाँ पर होती व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर उनकी तुलना किसी अन्य लोगों से की जा रही है कि आज शहर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम चलिए इनके क्विज कंप्लीट कर लेते हैं थोड़े से। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एकता, बनारसी, बैठक, या डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बचपन। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा अच्छे से कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है जिसमें भाव का बोध होता है। तो बचपन शब्द हो गया भाववाचक संज्ञा, ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। बनारसी शब्द भी हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, बैठक भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, एकता शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक सेकेंड। चलिए तो हम दोबारा से कर रहे हैं क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है, एकता, बनारसी, बैठक, या डी ऑप्शन है आपका बचपन। तो इसमें हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा गया है। तो एकता शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी बनारसी शब्द में भाववाचक संज्ञा है, बैठक में भाववाचक संज्ञा है, और बचपन में भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा कि एकता में भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल शब्द दिया गया है, इसका विश्लेषण करना है, तो ये इसके आगे हम कौन सा संज्ञा शब्द लगाएं जिससे कि संज्ञा शब्द ये जटिल के साथ बन जाए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है समस्या, स्थिति, दृष्टि, और डी ऑप्शन है आपका प्रश्न। ठीक है, प्रश्न की बात की जा रही है। तो अब बताइए जटिल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त संज्ञा होगी। तो देखिए जटिल शब्द अगर हम लगाएंगे, जटिल समस्या, समस्या जटिल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जटिल प्रश्न नहीं लगाएंगे, प्रश्न कठिन और सरल होता है ना, कि जटिल शब्द का यूज़ नहीं कर सकते। जटिल स्थिति भी नहीं हो सकती है और जटिल दृष्टि भी नहीं हो सकती। जो जटिल एक विशेषण शब्द है, तो इसके लिए हम विशेषण के लिए किस संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो समस्या शब्द संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी हमारा शब्द बन जाएगा जटिल समस्या। समस्या के लिए हम जटिल शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जटिल शब्द ये हो जाएगा हमारा संज्ञा, इसमें समस्या शब्द हो जाएगा हमारा संज्ञा, और जटिल हो जाएगा हमारा विशेषण। तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी इससे हमारी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इसमें भी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें बात की जा रही है कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी हुई नहीं है। ऑप्शन है आपके खुशहाली, चोरी, और दो ऑप्शन और हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। फर्स्ट है खुशहाली, चोरी, और सी ऑप्शन है मजदूरी, और डी ऑप्शन है दलाली। तो बताइए जल्दी कि जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए चोरी शब्द
चोरी शब्द हो जाएगा, ये भी चोर शब्द से बना है तो ये जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मजदूर शब्द से मजदूरी बना है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा का ही भेद हो जाएगा। और दलाली शब्द भी जातिवाचक संज्ञा से, दलाल शब्द से दलाली शब्द, ये जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन में पूछा गया है क्वेश्चन में कि जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा खुद ही है, एक खुशहाली शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा खुद से ही है पहले से, तो ये किसी भी जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई नहीं है, तो इसमें भी हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौरवर्ण से प्रभावित हूँ। ये पूरा एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे कि सज्जनता, उदारता, माधुर्य और प्रभावित, ये शब्द दिए हैं। इन शब्द में क्या पूछा गया है, भाववाचक, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, उनको छांटना है, भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है। तो आपके ऑप्शन यही है आप लोगों के सामने, एक सेकेंड, यस, आप लोगों के ऑप्शन यही है। पहला ऑप्शन है सज्जनता या उदारता ले लीजिए, प्रभावित, तीसरा हो जाएगा माधुर्य और डी हो जाएगा आपका प्रभावित। तो बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा देखिए, उदारता शब्द भाववाचक संज्ञा है, प्रभावित तो सॉरी दिया ही हुआ है सेकंड ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उदारता, प्रभावित और माधुर्य, बचा हुआ कौन सा बचा, सज्जनता, यानी डी ऑप्शन है आपका सज्जनता। तो बताइए भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है। देखिए उदारता शब्द में भाववाचक संज्ञा है, माधुर्य शब्द में भाववाचक संज्ञा है और सज्जन शब्द से बनी हुई सज्जनता, इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। प्रभावित शब्द में कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा कि विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए भाववाचक संज्ञा के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो भाववाचक पूछा गया है, विद्वान शब्द विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो आपके ऑप्शन है विधाता, वरदान, और 2 ऑप्शन और है, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। फर्स्ट है विधाता, वरदान, विदुषी या विदता। तो किससे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, विद्वान से बनेगा विदुता, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो कौन सा इसमें हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। विद्वान से बनी हुई कौन सी शब्द हो जाएगा, विदता, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा टिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे हम। इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है पंडित, मित्रता, 2 ऑप्शन और है, चलना और इच्छा। तो बताइए चलना और इच्छा, तो बताइए आप लोगों को कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें मित्रता शब्द भाववाचक संज्ञा का है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि मित्रता शब्द किसका है, भाववाचक संज्ञा का है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, एक क्विज हो जाएगी हमारी संज्ञा की, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए संज्ञा के टॉपिक से। आप लोगों को बेटर समझ में आया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो भी हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।